बात को लेकर जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों तरफ से 5 लोग घायल हुए हैं और अब मौके पर 3 खोखे वहां से बरामद किए गए हैं। बताते चले आपको, दर्जनों राउंड वहां पर फायरिंग हुई है। कोनहारा घाट इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर दोनों तरफ से 5 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। 3 खोखे की बरामदगी हुई है। दर्जनों राउंड फायरिंग की भी खबर मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, देखिए, बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हुई और विवाद के बाद में गोली भी चल गई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब का ये मामला है और कौन कौन लोग इसमें घायल हुए हैं? देखिए, ये देर रात की घटना है और नगर थाना क्षेत्र के कोनहारा घाट इलाके की ये घटना है। 2 पक्ष किसी जमीन को लेकर उन लोगों के बीच विवाद था। उसके बाद विवाद गहरा हो गया और आपस में लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। उसके बाद एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई। तो हालांकि फायरिंग की से किसी को गोली तो नहीं लगी, लेकिन पत्थरबाजी में दोनों पक्ष के लगभग 5 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ और नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची। 3 खोखा बरामद किया गया है। घायलों की स्थिति अभी ठीक है, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। आसपास इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उन्हें भी खंगाला जा रहा है कि फायरिंग करने वाला कौन था। और फायरिंग का एक वीडियो जो है वो न्यूज 18 के हाथ आया है। उसमें स्पष्ट तौर पे गोली की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, किस तरह से फायरिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं हाजीपुर में देर रात करीब 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 की ये घटना है रात की, और उसमें फायरिंग की गई है। फायरिंग करने से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची है और सुबह से ही पुलिस जो है वहां पे है और कैंप कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि किन लोगों ने आखिर गोलीबारी की है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रफुल्ल। अब देखिए, नीट छात्रा की मौत का ये मामला है। इस मामले में एम्स में बोर्ड का गठन हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करेगी एम्स के निदेशक ने बोर्ड का गठन किया है। 5 सदस्यों की बोर्ड का गठन हुआ है। राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में एम्स में बोर्ड का गठन हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये गठन करेगी, अध्ययन करेगी। और आपको बताते चलें कि एम्स के निदेशक ने बोर्ड का गठन किया है। 5 सदस्यों की बोर्ड का गठन हुआ है। इसमें 5 सदस्य हैं जो कि यहाँ पर जो रिपोर्ट होगी उसका अध्ययन करेगी। राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है उसका ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है कि न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पटना में संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टल की पूरी जानकारी तलब की है। महिला आयोग ने इस संबंध में जिलाधिकारी पटना को पत्र लिखा है और छात्रों, यहाँ जितने भी वहां पर हॉस्टल्स हैं, छात्रावासों की सूची मांगी है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी आवश्यक जानकारियों के साथ 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए, यानी कि 7 दिन के लिए समय दिया गया है। महिला आयोग का यह कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। हमने डीएम को चिट्ठी लिखी है इस रिगार्डिंग की हॉस्टल में जो है बिहार में जो भी राजधानी में जो भी हॉस्टल है उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, उनके आवासीय उनका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग किस स्थिति में रह सकते हैं, उनके पोषण की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनका मापदंड क्या, उनके सुरक्षा के लिए क्या गार्ड होने चाहिए, कितनी लड़कियों पर कितने गार्ड होने चाहिए, ये सारी चीज़ जो है हमने लिखा है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज है। इस मामले की गहन जांच के लिए गठित एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, जांच में जुटी हुई है। और जांच के क्रम में पुलिस ने मृतका की पूर्व शिक्षिका से पूछताछ की है। इसके साथ ही जहानाबाद में रहने वाली मृतका की सहेलियों से भी जानकारी ली जा रही है। एसआईटी मृतका की पिछली गतिविधियों और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को खंगाल रही है ताकि मौत के कारणों से जुड़े हुए हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके। जांच एजेंसियों का यह कहना है कि सभी संभावित एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, यानी कि एसआईटी जो है
मृतकों जो मृतका थी उससे जुड़े हुए जितने भी लोगों थे, लोगों से पूछताछ हो रही है और हिस्ट्री निकाली जा रही है ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। मृतका की पूर्व शिक्षिका से भी पूछताछ की खबर मिल रही है। मौत के कारणों से जुड़े हुए हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके, इसके लिए पूछताछ हो रही है। जहानाबाद की सहेलियों से भी पूछताछ हो रही है। मृतक की पहले की जो हिस्ट्री रही है उसको जानने की कोशिश एसआईटी कर रही है, यानी कि हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, पूरे तह तक जाने की कोशिश में एसआईटी लगी हुई है। और देखिए इस केस में अभी तक क्या क्या हुआ है, 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। देखिए इस मामले में एम्स में बोर्ड का गठन हो गया है और आपको बताते चलें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करेगी ये जो यहां पर 5 सदस्यों की बोर्ड बनाई गई है। मृतकों की सहेलियों से जानकारी ली जा रही है। एसआईटी पूछताछ और जांच में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एसआईटी और एफएसएल जांच जारी है। एसआईटी ने परिजनों से लंबी पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में जो फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी में छात्रा अपनी मां के साथ नजर आती है। नए दस्तावेज और रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 दिन के बाद भी देखिए नीलम अग्रवाल पर दबिश नहीं दी गई है। हॉस्टल की केयरटेकर नीतू और चंचला के फरार होने की भी खबर है और इन लोगों की तलाश ली जा रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी हो पाए इसके लिए कोशिश पूरी तरीके से पुलिस कर रही है। तो देखिए महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है 15 दिन बाद भी, लेकिन नीलम अग्रवाल पर दबिश नहीं दी गई है। नीलम अग्रवाल फरार है। एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है और इतना ही नहीं, आपको बताते चलें इस मामले से जितने भी जुड़े लोग हैं उन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। तह तक जाने की कोशिश पुलिस जरूर कर रही है। देखिए नीट छात्रा अनामिका गुप्ता मौत मामला, और इस मामले में आपको बता दें कि न्यूज़ 18 का इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा जो खुलासा है वो अनामिका गुप्ता की दम घुटने से मौत होने की खबर है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की रिपोर्ट में हुआ है इस बात का खुलासा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोटें पाई गई हैं। आपको बताते चलें परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल का ये मामला है और अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि अनामिका गुप्ता की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पीजी गर्ल्स हॉस्टल में आपको बताते चलें कि यहाँ पर अनामिका गुप्ता की जो मौत हुई उससे जुड़ी हुई खबर मिल रही है कि अनामिका गुप्ता की दम घुटने से मौत हुई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोटें भी हालांकि पाई गई हैं, कई निशान मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए अनामिका गुप्ता की मौत दम घुटने से हुई है, इस बात का खुलासा हो रहा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल लक्ष्मी, ये जो मामला है वो 6 जनवरी का है। 6 जनवरी के दोपहर में अनामिका गुप्ता के जो परिजन हैं, माँ हैं, उनको कॉल करके जानकारी दिया गया था हॉस्टल के वार्डन के द्वारा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। उसके बाद जो है परिजन पहुंचे और फिर अनामिका गुप्ता का जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी परिजनों को नहीं मिली, लेकिन न्यूज़ 18 के हाथ लगी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि अनामिका गुप्ता की जो मौत का वजह है वो फांसी लगाने के कारण, जो दम घुटने के कारण जो है वो हुई है। और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि अनामिका गुप्ता के शरीर पर त्वचा की जो कई तरह के चोटें जो है वो पाई गई। एक छिद्रित घाव गर्दन के ऊपर के भाग पर एक छिद्र से दूसरे छिद्र तक फैला हुआ था। थायराइड के ऊपर जो है ऊपर स्थिर लाइन का जो ठोटी है वो बीच में स्थित है और जबड़े के भीतर भाग तिरछी दिशा में फैली हुई है। यानी कि जब अनामिका गुप्ता ने फांसी लगाई और जब फंदे से वो झूली तो वी शेप में ये निशान बनता है, दबाव पड़ता है और उसी के कारण इनकी मौत हुई है। तो साफ तौर पे लिखा है कि इनका जबड़ा जो है ठुड्डी वहाँ पे वी शेप में जो है वो निशान पड़ा है। और उसके बाद जो है निचले दाहिने हिस्से और उसके नीचे के कुछ भाग में जो है वो घाव है। स्टर्नल नॉच पर एक कुछ घाव है और त्वचा पूरी तरह से संस्कृत जैसी है। त्वचा के विच्छेदन के दौरान जो है त्वचा पर
कुछ डब्बे चमकदार दिखाई दिए गए हैं। श्वास नली में कंजंक्शन था, त्वचा सफेद और लाल थी। तो सीधे तौर पे लिखा गया कि फांसी के कारण ही ये अनामिका गुप्ता बिल्कुल अमित, तो कह सकते हैं कि रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में आप नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे सरिता हत्याकांड की। छपरा के सोनपुर में हुए सरिता हत्याकांड की जांच अब तेज कर दी गई है। इस मामले में संदेह के घेरे में आए दरोगा संतोष रजक से पुलिस ने लंबी पूछताछ पूरी कर ली है। पूछताछ के दौरान घटना के समय उनकी लोकेशन, उस दौरान किन किन लोगों से बातचीत हुई, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी जुटाई गई है। इसके साथ ही दरोगा संतोष रजक और मुख्य आरोपी सतेंद्र के बीच संबंधों को लेकर के भी पुलिस ने गहन पूछताछ की है। देखिए, दरोगा से प्राप्त जानकारियों की जांच पुलिस कर रही है। बता दें आपको कि इस घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पति सतेंद्र अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित एसआईटी लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये वही गाड़ी का नंबर है जिससे सरिता की शव को घर के बाहर फेंका गया था। सोनपुर में सरिता के हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है। हालांकि आरोपी सतेंद्र जो है फरार है, जो सरिता का पति बताया जा रहा है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जो आरोपी दरोगा है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल इस पूरी घटना में किया गया था, उससे पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने कई सवाल उससे पूछे हैं। जो सबसे बड़े सवाल है कि उसके लोकेशन को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। जो घटना के बाद उसने इस कांड से जुड़े कुछ लोगों से बात की है, क्या बातचीत हुई है, उससे उस बारे में सवाल पूछे गए हैं। और उन सवालों को लेकर के वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि दरोगा की बातों में कितनी सत्यता है। और अगर दरोगा की बातों में कोई भी विरोधाभास होता है तो पुलिस दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। जो ऐसा हमें जानकारी मिली है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छपरा आगमन है। तमाम अधिकारी उस तरह व्यस्त है, इसलिए थोड़ा सा फोकस कम है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खत्म होगा तो इस मामले में लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। मैं बता दूं कि सरिता की हत्या जिस तरीके से की गई थी, उससे पूरे पुलिस मौके पर सवाल खड़े हो गए थे। सरिता की पहले हत्या की गई, उसके बाद एक दरोगा की गाड़ी से उसके शव को ला करके उसके दरवाजे के बाहर फेंक करके सभी आरोपी, जो 4 आरोपी है, चले गए। बाद में जब ये मामला सुर्खियों में आया तब जाकर के पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जो मुख्य आरोपी सरिता का पति सतेंद्र है, वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में एक दरोगा का भी नाम सामने आया, क्योंकि जब गाड़ी की जांच की गई तो दरोगा जो मुजफ्फरपुर में पदस्थापित है उसका नाम सामने आया। पुलिस ने अब उस दरोगा से पूछताछ की है, जैसा कि हमारी बात हुई है वरीय अधिकारियों से। दरोगा की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने अब यह जांच शुरू कर दी है और उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है और उन जानकारियों को अब वेरिफिकेशन के दायरे में रखा गया है। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस का कहना है कि दरोगा के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। औरंगाबाद में एक झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। ये मामला कुटुंबा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गोवास गांव के रहने वाले अशोक नाम के व्यक्ति ने तबीयत खराब होने पर एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया, जिसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ही समय के बाद में उनकी मौत हो गई। आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर उपेंद्र के गलत इलाज की वजह से ही अशोक की मौत हुई है, जिसके बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर उपेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। दवाई रिजेक्शन किया, सुई रिजेक्शन किया, गलत इलाज का कारण है ना। हाँ सर। कब लाया गया था हॉस्पिटल में इनको? सवेरे तो 7 बजे जांच किए क्लिनिक का, उस समय सब बोर्ड हटा के भाग जाते हैं। फिर जांच करेंगे उनको। बिना निबंधन के जो क्लिनिक चल रहा है बंद करके भाग जाते, कोई नहीं रहते हैं। उस पर कार्रवाई की जाएगी। सब जब छूट जाएंगे। वीडियो सब भी गए हैं। दरभंगा में स्कूल वैन से ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला सदर थाना क्षेत्र के लुआम गांव का है। जानकारी के मुताबिक अमन एकेडमी स्कूल का वैन 6 छात्रों को लेकर घर छोड़ने जा रहा था। तभी सीता पेट्रोल पंप के पास में ही टर्न लेते हुए एक छात्र बस से नीचे गिर गया, जहां उसके सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस का गेट टूटा हुआ था, जिसकी वजह से छात्र नीचे गिर गया। वहीं छात्र की मौत के बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार है। स्थानीय लोगों ने बस में सवार बच्चों को उनके घर पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने बार-बार स्कूल में फोन किया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लोगों को शांत कराया और मामले की जांच करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही फरार ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है।
कि अगर ब्रेक मारिए यहाँ तो वहाँ जाकर रुक। इसमें इंश्योरेंस है ना, इसमें इंश्योरेंस है ना, इस गाड़ी का सही से पेंट हुआ इमरजेंसी नंबर तक नहीं लिखा हुआ है उस गाड़ी पे। ये गाड़ी जब अचानक टर्न लिया, गाड़ी खुली हुई थी, ये बच्चा फेंका गया एक बच्चा, तो अचानक रोड पे गिरा, सर में चोट लगा, बच्चा उसी टाइम रिस्पॉन्स बंद हो गया। बच्चा स्कूल के भान से ही टकराने की बात बता रहा है कि गिर गया, कि गेट खुलने से गेट गिर गया, उससे जिससे मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। 2-3 बच्चा और गिरा था जिसको हल्का चोट आई थी। उसके बाद कौन से स्कूल के बहन था? अमन एकेडमी। मोतिहारी का ये मामला है। नाबालिग छात्रा अपहरण का खुलासा हुआ है। देखिए, अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली है। गायब छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके से 2 अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। स्कूल जाते वक्त दरअसल अपहरण हुआ था। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। तुरकोलिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, नाबालिग छात्रा अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। अपहरण का खुलासा हो चुका है। अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बताते चलें, सकुशल बरामद कर लिया गया है छात्रा को। मौके से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। स्कूल जाते वक्त अपहरण का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। तुरकोलिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। ईशान किशन ने देखिए घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया। उन्होंने झारखंड को उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। फाइनल मुकाबले में उन्होंने हरियाणा के खिलाफ सिर्फ 49 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली। ईशान किशन 2 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में ईशान किशन नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए वो उतर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान खेलेंगे और ईशान किशन की वापसी होगी। आपको बताते चलें कि ईशान किशन की काफ़ी समय के बाद में वापसी हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम में, और इससे पहले उन्होंने झारखंड को उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। लंबे समय के बाद ईशान किशन आपको T20 मैच खेलते हुए दिखेंगे। जाहिर सी बात है, ईशान किशन के साथ साथ ईशान किशन के परिवार और पूरे बिहार के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। हमारे साथ ईशान किशन के पापा हैं प्रणव जी। प्रणव जी, लंबे समय के बाद ईशान किशन को आज हम T20 में खेलते देखेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं, हम लोग तो मैच को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि 2 साल बाद आज खेलेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही उत्साहित हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस हो। 2 साल का अंतराल कैसे गुजरा आपका ईशान किशन का? नहीं, 2 साल के अंतराल में उसने काफ़ी मेहनत की और थोड़ा अध्यात्म से भी लगाव रहा। अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज किया, मतलब मोस्ट डिसिप्लिन हो गया अभी, तो उसी का परिणाम है। मेहनत उसने काफ़ी की है। अच्छा, ईशान किशन इस 2 साल के दौरान, जैसे आपका कहना है, अध्यात्म के प्रति पहले से रुचि थी कि इस 2 सालों में कुछ बढ़ा? नहीं, रुचि तो पहले से ही थी, लेकिन इधर 2 साल में उसने थोड़ा उसको ज़्यादा कैपिटलाइज किया, थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया अध्यात्म पर भी। तो कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? पहले था कि ईशान किशन आते थे और बल्ला चलाते थे। आपने भी कई बार बोला कि हमसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानते नहीं था। इस बार भी कुछ समझाएंगे? नहीं, अब तो खुद ही मैच्योर हो गया, अब क्या समझाना है। तो नहीं, उसने अपने गेम में भी मैच्योरिटी लाई है, थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, तो वो सब चीज़ों का परिणाम है कंबाइंड की यहाँ तक पहुँचा है फिर से। आज क्या चाहते हैं ईशान किशन के पापा? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो चूँकि परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस तो उससे हाई हैं हम लोगों की। देखिए क्या होता है। तो थे हमारे साथ ईशान किशन के पापा प्रणव पांडे। कैमरामैन मनीष जोनीजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बंगाल से सटे कटिहार में पूजा के अवसर पर बंगाल के मूर्तिकार बड़ी संख्या में मूर्ति बिक्री के लिए पहुंचते हैं। वहीं स्थानीय मूर्तिकार भी प्रतिमा निर्माण में लगे हैं। मूर्तिकारों का ये कहना है कि सामग्री महंगी होने से मूर्तियों की कीमत बढ़ी है। कटिहार में केमिकल फ्री, इको फ्रेंडली मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं।
देश बिना पानी के आह्वान के तैयारी में है। इस बीच हम लोग सरस्वती पूजा के जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति निर्माण करते हैं, वहां पहुंचे। हालांकि ये जो कटिहार का इलाका है, बंगाल से सटा हुआ इलाका है, इसलिए सरस्वती पूजा में बड़ी संख्या में मूर्ति बंगाल से भी लाया जाता है। लेकिन फिलहाल कटिहार में जिस मूर्तिकार के यहाँ पहुंचे, यहाँ भी बड़ी संख्या में मूर्ति बनता है। और इस बार बाजार कैसा है, जरा बात कर लेते हैं। कैसा बाजार है इस बार? इस बार तो बाजार में थोड़ा सा गिरावट है पिछले साल की अपेक्षा। इस बार थोड़ा सा है, लेकिन माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरा 75% मूर्ति निकल चुका है। अच्छा, ये क्या चीज की परेशानी? महंगाई है सर। पहले हम लोग मूर्ति का कॉस्ट आ जाता था कम में, मिट्टी कम में प्रोवाइड हो जाता था, पुआल कम में प्रोवाइड हो जाता था, लेकिन इस बार सर सब हर चीज महंगा हो चुका है। महंगाई प्रत्येक साल की तरह इस बार भी बढ़ा है, कॉस्टिंग भी बढ़ा है, लेकिन विद्या की देवी है। विद्या छात्र आराधना करेंगे तो पूजा हर हाल में करेंगे। जो कॉस्टिंग होगा उसमें पसंद करके प्रतिमा को लिया जाएगा, पूजा अर्चना किया जाएगा। तो देखिए, लोग निश्चित मानते हैं, निश्चित तौर पर समय के साथ महंगाई कुछ जरूर बढ़ा है, लेकिन विद्या के आराधना का देवी है, इसलिए माँ सरस्वती के पूजा के लिए हर हाल में पूजा संपन्न करवाने के लिए प्रतिमा खरीदारी लोग कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।